नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध आने वाले समय में क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान और बांग्लादेश अभी नज़दीक आ रहे हैं, अपने रिश्तों को वो सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध हैं उनमें और सुधरने की संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही हैं। साथियों, हाल ही में दोनों देशों ने एक अहम फैसला लिया है और पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश की एक विमान कंपनी को कराची से ढाका के बीच सीधी उड़ान शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें साथियों, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच अभी तक कोई ऐसी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है जो सीधी उड़ान सर्विस देता हो, इसलिए ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथियों, भारत अभी पाकिस्तान की एयरलाइनों के लिए अपने जो एयर स्पेस है, हवाई क्षेत्र है, उनको बंद कर रखा है। तो क्या भारत इन सर्विस के लिए कराची और ढाका के बीच जो उड़ान शुरू होने वाली है इसके लिए अपने हवाई क्षेत्र को अनुमति देगा, या फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अन्य रास्तों का इस्तेमाल करके अपनी सेवाओं को संचालन करेंगे? साथियों, देखने वाली बात होगी। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते हुए संबंधों के बारे में भारत की क्या रणनीति होगी, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप खबरों में देख सकते हैं, भारत के साथ साथ कई समाचार एजेंसियों में कई प्रकार के आर्टिकल्स इस खबर को लेकर के प्रकाशित किए जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश के एयरलाइंस को ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ान शुरू करने की जो मंजूरी दी है, इसको लेकर कई प्रकार के आर्टिकल्स भी प्रकाशित हो रहे हैं। साथियों, पाकिस्तान के विमानाधिकारियों ने बताया है कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय एयरलाइन विमान एयरवेज को ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ान शुरू करने के लिए अभी अस्थायी मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अभी इसको परीक्षण के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए मंजूरी दी गई है। और यदि ये परीक्षण सफल रहता है, इसमें दोनों देशों के बीच जो विमान सेवाएं हैं इनमें आगे की और संभावनाएं दिखती हैं, तो इनकी तारीख और बढ़ा सकते हैं। अभी साथियों 30 मार्च तक के लिए अनुमति दी गई है। ये उड़ान भर सकता है पाकिस्तान के कराची से लेकर के बांग्लादेश के ढाका तक, और उसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के प्रयास के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। साथियों, अब हम बता दें कि विमान कंपनी जिसको ये ठेका दिया गया है, फिर किसको उड़ान भरने की अनुमति दी गई उसके बारे में। दरअसल विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की कंपनी है, ये सरकारी कंपनी है और इसकी स्थापना 4 जनवरी 1972 को हुई थी। पहले ये घरेलू उड़ान 4 फरवरी 1972 से शुरू हुई थी इसकी, और अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भी ये सर्विस देती है। साथ ही उसका जो मुख्य हब है, जैसा कि जो बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं वो हब के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो ढाका का है, और उसके हेडक्वार्टर बांग्लादेश के बालका भवन में है, ढाका में। साथियों, ये विमान जो है विमान बांग्लादेश एयरलाइंस ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों को संचालित करती है। यह एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व सहित कई देशों में अपनी सेवाएं संचालित कर रही है। साथियों, भारत में बात करें तो भारत में इसमें मार्गों में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई यहाँ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटें हैं। इसके अलावा लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, बैंकॉक आदि देश में भी ये डायरेक्ट अपने फ़्लाइट को संचालित कर रहा है। साथियों, आपको बता दें कि ये बांग्लादेश की जो फ़्लाइट है, जैसा कि मैंने बताया पहले में आपको कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच अभी ऐसी कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है जो दोनों देशों को कनेक्ट कर सके। ऐसे में ये सर्विस इंपॉर्टेंट मानी जाती है। साथ ही थोड़ा इतिहास के बारे में चर्चा करें तो पहले तो आप सभी जानते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ पाकिस्तान से, या पाकिस्तान आज़ाद हुआ, दोनों देश आज़ाद हुए, तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया था। एक पूर्वी पाकिस्तान था जिसे वर्तमान में हम बांग्लादेश कहते हैं, और एक था पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है। साथियों, 1971 में वहाँ पर मुक्ति संग्राम की जो एक क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, और 1971 में बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बनकर के निकल आता है, आज़ाद होता है। तो जो पहले 1971 से पहले था उसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA जो दोनों हिस्सों में घरेलू उड़ानों को अदा भी चलाती थी, मतलब वहाँ पर उड़ान भरती थी पूर्वी पाकिस्तान और अपने पश्चिमी पाकिस्तान को घरेलू उड़ानों के लिए संचालित करती थी। 1971 के बाद जब ये पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश बन गया, उसके बाद से 1972 में इस एयरलाइंस की स्थापना की गई। तब से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर के अपनी जो सेवाएं हैं वो संचालित कर रही हैं। अभी साथियों, अभी के लिए क्या है कि पहले दोनों देशों के 71 में जब बांग्लादेश बना तो पाकिस्तान उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं था, जिस प्रकार से कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसके बाद जब 1974 में बांग्लादेश को मान्यता देता है, एक देश के तौर पर मानता है, उसके बाद से अदा जो पाकिस्तान की जो एयरलाइन है वो कभी कभी बांग्लादेश की यात्राओं पर आते थे बांग्लादेश के लिए, और वहाँ से चार्टर फ्लाइटों के जरिए फिर हज यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसलमान जो हज यात्रा के लिए जाते थे वो पाकिस्तान से होकर के जाते थे। तो इस प्रकार से इनके बीच की कनेक्टिविटी थी।
लेकिन साथियों अभी ये खबर जो आ रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे समय में आ रही है, आप सभी जानते हैं कि 71 के बाद दोनों देशों 74 के बाद दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो इतने अच्छे नहीं हुए कि दोनों देश अपने जो सेवाएं हैं यात्रियों के लिए, जो हवाई की सुविधा उसको सुचारू रूप से संचालित कर सकें। लंबे अरसे के बाद, राजनीतिक दखल के बाद, या फिर यूँ कहें कि राजनीतिक अस्थिरता के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में कहीं ना कहीं संबंध मजबूत नहीं हो पाए। तो अभी रिश्ते अभी जो वर्तमान में शुरू हो रहे हैं, ये बांग्लादेश, इससे पहले शेख हसीना की सरकार थी, आप सभी जानते हैं, और वहाँ पर तख्ता पलट की घटना होती है। उसके बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है वर्तमान में बांग्लादेश में। इनके शासनकाल में, फिर कहें कि इनके राज्य शासन में इस प्रकार की जो संभावनाएं वो तलाशी गई हैं, और जो पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश के संबंध नज़दीक होते जा रहे हैं। क्योंकि शेख हसीना की सरकार थी तो उस समय भारत के साथ संबंध काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी लंबे समय तक बांग्लादेश में शेख हसीना ने शासन चलाई और भारत के साथ लगातार संबंध रहे। तो पाकिस्तान से इस प्रकार की सुविधा लेने की, या फिर यूँ कहें कि पाकिस्तान से इस प्रकार संबंध मजबूत करने की कोई नौबत ही नहीं आई। लेकिन अब ठीक बांग्लादेश की यूनुस खान जो सरकार है वो भारत के खिलाफ एंटी इंडियन गवर्नमेंट का एंटी इंडियन है, यानी कि भारत के खिलाफ वो लगातार बातें करते हैं। हमने देखा किस प्रकार से पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद बांग्लादेश की यात्रा पर वहाँ के आर्मी के प्रमुख अधिकारी वहाँ पर आए हुए थे, जिसमें वो ग्रेटर नोएडा जैसे मैपों को देख करके अपनी बातों को जाहिर करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी भावना रही है। तो भारत ने भी ज़्यादा कभी तवज्जो नहीं दी, और इस प्रकार के पाकिस्तान ने भी अपने रिश्ते सुधारने का वो प्रयास कर रहे हैं। साथियों इसी क्रम में पिछले अक्टूबर में इसी संबंधित एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची बंदरगाह तक पहुंच प्रदान की थी। मतलब इससे पहले शिपिंग के क्षेत्र में, यानी कि जहाज़ों के क्षेत्र में उसने एक्सेस दी थी, अपनी अनुमति दी थी कि आप कराची बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए एक अहम घटना होती है, फिर कहें कि अहम बात होती है, क्योंकि बांग्लादेश के जो पोर्ट हैं वो कहीं ना कहीं यदि कराची में उसको स्टे मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जो मध्य एशिया है, या फिर खाड़ी के देश हैं, फिर यूरोप के देश हैं, यहाँ तक अपने जो प्रोडक्ट है उसको पहुँचाने में काफ़ी अहम योगदान होता है। सिर्फ व्यापार को लेकर कहीं ज़्यादा उसमें ज़्यादा नेटवर्क मतलब व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी अपना नेटवर्क जो है वो विस्तार कर सकता है। साथियों बंदरगाह अधिकारियों ने बताया कि 2025 में दशकों से पहली बार, काफ़ी लंबे समय के बाद पहली बार मालवाहक जहाज़ कराची से सीधे निकला और कराची के पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ, और उसने सफलतापूर्वक कंटेनर भी उतारे। मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं मैप में, कराची से लेकर के मालवाहक जहाज़ निकलता है और बांग्लादेश के इस बंदरगाह पर आता है, और वहाँ पर अपने कंटेनर को उतारता। मतलब इस प्रकार से वो जहाज़ की सुविधा को वो पहले शुरू कर चुके हैं। और अब साथियों पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश है वो एयरलाइंस को लेकर के भी, इस प्रकार की रूट को लेकर के भी बातें निकल कर आ रही है कि अब कराची, आप देख सकते हैं मैप में, कराची छोटा सा देश है, शहर है माफ़ कीजिए, जिस प्रकार से भारत का एक अहम शहर माना जाता है मुंबई, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान का एक अहम शहर है कराची, जो पोर्ट के लिए भी सुविधा उपलब्ध करवाता है, एयरलाइंस के लिए सुविधा उपलब्ध करवाता है, मतलब हर एक मामले में काफ़ी आगे। तो ठीक प्रकार से मुंबई से तुलना कर सकते हैं। तो कराची से सीधे ढाका आप देख सकते हैं, ये रूट को वो फॉलो कर सकते हैं। अब साथियों इंपॉर्टेंट ये हो जाती है क्योंकि बांग्लादेश जो है अपने एयरलाइंस को, क्योंकि भारत, जैसे मैंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के एयरलाइंस को अपने एयर स्पेस में आने के लिए पूरी तरह से बैन कर रखा है। अभी आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने पहलगाम हमले के अटैक के बाद उस जवाब में ऑपरेशन सिंदूर किया, और उसके बाद से पाकिस्तान के जितने भी एयर स्पेस हैं उनको भारत ने अपने क्षेत्र में आने से बंद कर दिया। यानी कि अपने एयर स्पेस को पाकिस्तान के लिए भारत ने बंद कर रखा है। तो यानी कि पाकिस्तान की जो भी विमान है, चाहे वो लाहौर से आ रही हो, रावलपिंडी से आ रही हो, कराची से आ रही हो, इनको भारत के जो हवाई क्षेत्र हैं इनमें एंट्री नहीं मिलती है, फिर इसमें इस्तेमाल वो नहीं कर सकते हैं। तो अब चूंकि बांग्लादेश के लिए सर्विस शुरू है, बांग्लादेश का इस्तेमाल कर सकता है। बांग्लादेश तो भारत को एक हब के तौर पर इस्तेमाल करता है। बांग्लादेश की स्थिति ऐसी है कि वह भारत के ही हवाई क्षेत्र में अपनी उड़ान भर सकता है। तो इस प्रकार से बांग्लादेश के लिए सुचारू रूप से संचालित है, मतलब शुरू है। तो ऐसे में साथियों बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो कराची और ये ढाका के बीच जो पोर्ट शुरू है, जो एयरलाइंस शुरू करने की मंजूरी दी गई है, तो इसमें देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि अभी भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, हालांकि भारत से भी ये अनुमति ली जाएगी कि हम आपके जो एयर स्पेस है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए यदि पाकिस्तान ये सर्विस जो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें भारत अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचने के लिए जो अरब सागरी खाड़ी है, फिर बंगाल खाड़ी, श्रीलंका के होते हुए, यहाँ से होते हुए, रास्ते होते हुए यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च आएगा, काफ़ी ज़्यादा ईंधन की खर्च होगी, समय काफ़ी ज़्यादा इसमें समय ज़्यादा लगेगा, फिर ईंधन ज़्यादा खर्च होगी, काफ़ी ज़्यादा इसमें लागत आएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इनकी सेवा है वो विफल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यदि भारत अपना एक्सेस नहीं देता है तो स्वाभाविक सी बात है इसी रूट का वो इस्तेमाल करेंगे, और इस रूट में आने जाने से इन दोनों देशों की जो सेवाएँ हैं, लागत है, किराए हैं, इन सभी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बहरहाल देखने वाली बात होगी भारत से क्या एक्सेस मिलता है कि नहीं। इसके अलावा साथियों आपको बता दें
कि अभी भारत बांग्लादेश के साथ भी अपने संबंध को सुधारने का लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा किस प्रकार से जो खालिदा जिया की मृत्यु हुई उसके बाद भारत ने एक डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीति के तौर पर अपने विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद को उनकी शोक सभा में भेजा और वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिए हुए जो उनके संदेश है, शोक संदेश, उनको उन्होंने उनके बेटे तारिक रहमान को सौंपा। साथियों, वर्तमान में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं और तारिक रहमान जो बीएनपी पार्टी के प्रमुख हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख हैं अभी हैं, उनको काफ़ी प्रबल दावेदार के रूप में माना जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है तारिक रहमान बांग्लादेश के आगे प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे में भारत अपने रिश्तों को मजबूत करने का लगातार प्रयास कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि भारत अपने एयर स्पेस को बंद करेगा, हालांकि बांग्लादेश के लिए ओपन रखेगा, क्योंकि भारत भी चाहता है कि बांग्लादेश संबंध काफ़ी अच्छे रहे। भले ही पाकिस्तान से संबंध रहे, पाकिस्तान संबंध बांग्लादेश रखे, लेकिन भारत से कहीं उससे ज़्यादा जिसके संबंध रहने, क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी है, चारों तरफ से बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। तो ऐसे में मजबूरी हो जाती है बांग्लादेश की भारत के साथ संबंध को मजबूत बनाए रखना। तो साथियों, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस प्रकार की बात करें कि भारत को इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान हो सकते हैं, तो वैसे तो भारत को कोई डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट रूप से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एयर स्पेस जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के, अंतर्राष्ट्रीय एविएशन के नियमों के अकॉर्डिंग खोलने होते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई लड़ाई या फिर किसी प्रकार की आशंका नहीं होती है तो सभी देशों को अपने एयर जो क्षेत्र हैं उनको ओपन रखना होता है सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए। तो भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जो नियमावली है उसका पालन करना पड़ेगा और भारत को अपने एयर स्पेस को खोलना होगा। लेकिन बात करें भारत के जो नेटवर्क, बढ़ते हुए नेटवर्क हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, किससे क्या फ़ायदा नुकसान होगा, तो साथियों क्या है कि इस प्रकार की यदि एक्सेस मिल जाती है, कराची से भाग तक के लिए जो एयर फ्लाइट है वो मिलने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कट्टरपंथी जो नेटवर्क हैं या फिर अवैध गतिविधियां हैं उन पर भारत को निगरानी रखनी होगी, क्योंकि अभी डायरेक्ट एक्सेस बांग्लादेश में पाकिस्तान को नहीं है। ऐसे में डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है बांग्लादेश से पाकिस्तान को, तो उसके द्वारा जो कट्टरपंथी नेटवर्क हैं या फिर अवैध गतिविधियां हैं वो संचालित होने लगेगी। ऐसे में भारत की जो इंटेलिजेंस है उसको कहीं ना कहीं अलर्ट रहना होगा। इसके अलावा साथियों चीनी फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन पहले से ही मित्रता निभाए हुए बैठे हैं। चीन इसके अलावा बांग्लादेश से भी अपने मित्रता को मजबूत लगातार कर रहा है। तो ऐसे में क्या है कि चीन से पहले पाकिस्तान करीबी है, अब बांग्लादेश से भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। तो ऐसे में तीनों तरफ से भारत एक तरह से कहीं ना कहीं घिरा हुआ महसूस करेगा, क्योंकि एक तरफ चाइना, बांग्लादेश और ये तीनों तरफ से मतलब भारत को एक जो पड़ोसी हैं वो कहीं ना कहीं उनसे भारत को सतर्क रहना होगा, सीमाओं को लेकर के खास करके, और टेररिस्ट और अन्य मुद्दों को लेकर के सतर्क रहना पड़ेगा। बहरहाल आप क्या समझते हैं इसके बारे में, इस कदम को लेकर के भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए, आप इसके बारे में बताइए। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो साथियों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।